युवाओं को प्रदेश के अंदर ही बेहतर शिक्षा मिल सके, इसको लेकर योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उन्नाव में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय खोलने की तैयारी है और इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं, योगेंद्र उपाध्याय। उच्च शिक्षा का विभाग भी इनके पास है। एक बहुत बड़ी पहल मुझको लगता है मंत्री जी ये रंग लाई है कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव में खुल रहा है। पहले तो सोचने में ही बड़ा अजीब सा लगता है। किस तरीके से ये काम करेगा, कैसे युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? योगी जी ने जब से इस प्रदेश की कमान संभाली है, तब से यहाँ का वातावरण बदला है। ये सब दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान देख रहा है। उसमें उसका वातावरण बदला है तो यहाँ पे निवेशक भी आ रहे हैं। यहाँ का शिक्षा का स्तर सुधरा है, इसलिए उच्च शिक्षा से जुड़े हुए लोग भी आ रहे हैं। जैसे शिक्षा का स्तर कैसे सुधरा, इसका उदाहरण कि उत्तर प्रदेश में यानी कैसा विडंबना थी कि हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल से अधिक हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के 6 मंडल यानी कमिश्नरी ऐसी थीं जहां पर सरकारी विश्वविद्यालय नहीं था। यह इस बात का प्रतीक है, द्योतक है इस बात का कि पिछली सरकारें शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक थीं। अब योगी जी ने हर कमिश्नरी क्षेत्र के केंद्र पर एक सरकारी विश्वविद्यालय दे दिया, या तो चालू हो चुका या निर्माणाधीन है। दूसरे स्तर पर जब वो चले कि निजी विश्वविद्यालयों को भी आमंत्रित किया जाए, और निजी विश्वविद्यालयों के प्रायोजक संस्थानों ने जब देखा कि उत्तर प्रदेश का वातावरण अब बहुत अच्छा और सुधर चुका है, तो आज अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। जैसे चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उसका एक स्थान है, हिंदुस्तान को सर्वोच्च श्रेणी में उसका एक स्थान है। जेएसएस जैसे विश्वविद्यालय आ रहे हैं। तो जब ऐसे विश्वविद्यालय आ रहे हैं तो उससे उत्तर प्रदेश की शिक्षा का स्तर भी बढ़ रहा है, और उत्तर प्रदेश के छात्रों को अच्छी शिक्षा देने वाले शिक्षण संस्थाएं भी आ रही हैं। अब उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में देश और विदेश के छात्र आके पढ़ेंगे। उसी श्रृंखला में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय एक पुराने लोगों के लिए चमत्कारिक हो सकता है, लेकिन योगी जी के वातावरण के हिसाब से ये स्वाभाविक सा लगता है मुझको। मंत्री जी, तिरुपति की घटना आपने देखी, कितनी निंदनीय है। और ये कहा जा रहा है कि जो पिछली सरकार रही वाईआरसीपी, उन्होंने जो है प्रसाद में भी जो है लापरवाही करने की या मिलावट करने की कसर जो है वो छोड़ी नहीं। आंध्र प्रदेश के आपके उप मुख्यमंत्री हैं पवन कल्याण, उन्होंने कहा है कि जितने भी ये सब धर्म और मंदिर से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको लेकर एक सनातन धर्म बोर्ड का गठन होना चाहिए। आप कितना सहमत हैं, कितना इसको सही मानते हैं? देखिए, सनातन में जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चोट करने का प्रयास हो रहा है। हिंदुस्तान की राजनीति बड़ी विडंबना है कि आज उन दो भागों में बटी हुई है, एक तो सनातन विरोधी, एक सनातन समर्थक। तो एक वो लोग खड़े हैं राजनीति के जो ये कहते हैं कि हम सनातन को समाप्त कर देंगे, ऐसे कहने वाले और उनके साथ खड़े होने वाली राजनीति है। एक पक्ष ये भी है जो कहता है कि मेरे गर्दन पर तलवार रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, तो उसके पक्ष में भी लोग खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ वो राजनीति है जो कहती है कि सनातन इस देश की चिति है, इस देश की प्रकृति है, ये समाप्त करने की तो छोड़िए, उसको समाप्त करने की सोचने वाले बिल्कुल उसी हिसाब से ख़त्म होंगे जैसे पत्थर को तोड़ने के लिए कोई पक्षी चोंच प्रहार करे और उसकी चोंच टूटती है। और ये जो लोग हैं कि सनातन ख़त्म कर देंगे, वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सनातन बहुत प्राचीन है और आगे तक रहेगा। ठीक है, उन्होंने एक चिंता व्यक्त की है पवन कल्याण जी ने कि उसके सुरक्षा के लिए होना चाहिए। जिन लोगों ने ये अपराध किया है, तिरुपति के मंदिर के प्रसाद में इतना घृणित काम हुआ है, इसकी जांच हो और कड़ी से कड़ी सजा उन लोगों को मिले। आपको लगता है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा एक सनातन बोर्ड का ये गठन होना चाहिए कि यहाँ पर इस तरीके की दिक्कतें, आज तो लोग प्रसाद खरीदने से बच रहे हैं, घर में प्रसाद बना बना कर ले जा रहे हैं, ऐसा ना हो इसमें बीफ मिला हो, मछली का तेल मिला हो? देखिए, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है और चिंता का विषय बन जाता है, जो आपने स्वाभाविक रूप से कहा। हमारे आगरा में एक बार ऐसी घटना हुई थी। बसपा के विधायक ने चर्बी सप्लाई की थी घी बनाने के लिए, तो लोग मंदिरों में घी के दिए जलाना छोड़ दिए थे, वो वैसे ही नमस्कार करके लौटते थे। ये भावना पैदा होती है, तो ऐसी भावना पैदा ना हो तो चोर की अम्मा को मारना चाहिए। चोर को कब तक मारते रहेंगे आप? तो ऐसे जो लोग हैं उन लोगों को ही समाप्त करना चाहिए। ठीक है, आपने देखा
देखा सर, वक्फ को लेकर लगातार आप लोगों ने एक विधेयक भी लाए थे, हालांकि उसको अभी जांच कमेटी में भेजा गया है। ओवैसी ने कहा है कि 1,12,000 से ज़्यादा ऐसी वक्फ संपत्तियां हैं जिसके कागज नहीं हैं, और अगर वक्फ का बिल आ जाएगा तो वो सारी जो संपत्तियां हैं वो मुसलमानों से छीन ली जाएगी। राजा भैया ने समर्थन किया और उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने ही वक्फ वालों को इतनी पावर दी थी कि इनकी कहीं सुनवाई नहीं है, सिर्फ वक्फ के कोर्ट में सुनवाई है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, वक्फ बोर्ड जो घर बैठे अपने ऑफिस में बैठे चाहे जिस ज़मीन को अपने नाम लिख लेता था और फिर उसकी सुनवाई नहीं होने देता था, ये एक विडंबना थी कि वक्फ में बैठे हुए लोग चाहे जिस ज़मीन को अपने नाम कर लें। ये न्यायोचित नहीं था। रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो किसी और के नाम चढ़ी है, पुश्तैनी चली आ रही है, बरसों से चली आ रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने यदि लिख लिया तो विवाद में डाल दी जगह को। ये गलत था, इसमें सुधार होना चाहिए था। एक सरकार बिल लाई थी और मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूँगा कि ऐसे बिलों को कड़े निर्णय लेने के लिए, बड़े निर्णय लेने के लिए मोदी जैसा व्यक्तित्व चाहिए और भाजपा जैसी सरकार चाहिए। जहाँ थोड़ी बहुत जो कमी रह गई उसका परिणाम है कि आज वो एक कमेटी में गया है और कमेटी में भी घूम रहा है। लेकिन ये वक्फ का कानून बहुत गलत है, इसको समाप्त होना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मेहंदी के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।